हेलो स्टूडेंट्स। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग भी जीवन का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर आदिकालीन साहित्य, परिस्थिति एवं प्रवृत्तियाँ। ये टॉपिक हमारा यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है और हम इसको यहीं से कवर करेंगे। और कोशिश कीजिए आप लोग इस चीज़ को समझिए कि आदिकालीन साहित्य में क्या क्या था और उसकी परिस्थितियाँ क्या थी एवं प्रवृत्तियाँ क्या थी। प्रवृत्तियाँ मतलब होता है विशेषताएँ, ठीक है। प्रवृत्तियाँ मतलब क्या होता है, विशेषताएँ। तो प्रवृत्तियाँ आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्रवृत्तियाँ क्या हैं। प्रवृत्तियाँ मीन्स होता है विशेषताएँ, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको। और सब लोग आप लोग इसको सुन रहे होंगे तो कृपया करके सब लोग नोट्स बनाएंगे कॉपी में और अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पैसेज। आप बनाएंगे अपनी कॉपी में और इसको पूरा लिखेंगे। ये आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। पढ़ते हैं। साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। आपको समझ में आएगा, साहित्य मानव समाज में मतलब कि हम लोगों के समाज में, क्योंकि हम मानव हैं और मानव समाज में विविध भाव का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। विविध मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, मतलब अलग अलग चीज़ें, डिफरेंट भाव। तो जो हमारे समाज के अंदर विविध प्रकार के मनुष्य हैं और उन सब के अंदर विभिन्न विभिन्न भाव हैं। कहने का मतलब है सबकी अपनी अलग अलग धारणाएं, अपनी अपनी विचारधाराएं, अपना अलग अलग रहन सहन, उसके हिसाब से सबकी भावनाएं भी अलग अलग होती हैं। ये बोल रहा नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है, जो कि हमेशा बदलती रहती है, नित्य नवीन होती चली जाती है। आगे पढ़ते हैं। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तदयुगीन मानव समाज को समग्रतः जाना जा सकता है। इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं। किसी काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती हैं, ठीक है। यह सिद्धांत इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में हम युगीन परिवेश को अवश्य जान लें। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। इस काल के साहित्य में जो प्रमुख विशेषताएं उपलब्ध हो रही हैं वे तदयुगीन परिस्थितियों से विकसित हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि जो तदयुगीन परिस्थितियां मतलब होता है जिस वक्त की स्थिति चल रही है उसके बारे में बताना। जैसे कि आज अगर हम देवघर के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ सकते हैं कि 10 साल पहले देवघर कैसा रहा होगा, हम आज से समझ सकते हैं। जितना डेवलपमेंट आज है, जितना विकास आज हुआ है, उतना पहले नहीं हुआ होगा, ये ऑब्वियस है सबको। ऐसे ही तात्कालीन परिस्थितियाँ भी आज के संदर्भ में बिल्कुल अलग रही होंगी, बस हमको वही समझना है। अतः आदिकालीन साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित होने से पूर्व, मतलब हम प्रवृत्तियों को पढ़ने से पहले हमको क्या करना है, पूर्व कारण स्वरूप तात्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का आकलन कर लेना चाहिए। हमको प्रवृत्तियाँ पढ़ने से पहले हमको तात्कालीन राजनीतिक, उस वक्त का मतलब तात्कालीन होता है उस समय में हमें जाना होगा जहाँ पर राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थितियाँ क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी और सांस्कृतिक स्थितियों का आकलन कर लेना चाहिए, ठीक है। ये आपका पैसेज 1 हो जाएगा। आप पॉइंट डाल के कीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट 2 आप बनाएंगे इसको और अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार कितना माना जाता है, 1050 विक्रम से लेकर संवत 1375 विक्रम तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है, ठीक है। इसको आप कोट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ये लाइन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, नेट के पेपर में ये मोस्टली पूछा जाता है। कुछ अन्य विद्वानों यथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका समय 8वीं से लेकर 14वीं शती तक माना है। किसका, आदिकाल का। किसका समय पूछ रहे हैं ये, हम लोग किसका समय पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल का, क्योंकि टॉपिक हमारा आदिकाल है इसीलिए हमको ये समझना होगा।
तो 8वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक रामकुमार वर्मा मानते हैं। इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का आकलन निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जा सकता है। कौन कौन से शीर्षक है आप ये सामने देख रहे हैं। आइए शीर्षक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप पॉइंट 1 बनाएंगे इसको यहाँ से, और राजनीतिक परिस्थितियाँ को बड़ा सा ब्रैकेट में आप इसको लिख देंगे। ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियों में क्या है, राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल था। कैसा काल था? युद्ध का, अशांति का काल था। क्यों? क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु के उपरांत मतलब मृत्यु के बाद में उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। कहने का मतलब है कि पहले जब हमारा भारत देश रहा था, ठीक है, तो ये एक पूरा एक था जो हमारा भारत देश है। ये आज इसको अब देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा एक था। ये हर्ष का देश कहा जाता था इसको। ठीक है, जो कि अंतिम हिंदू शासक रहे हैं ये। लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई उसके उपरांत उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। तो जो उत्तर भारत है, कोई आधा इधर चला गया, आधा कुछ लोगों ने ले लिया कहीं के, तो आधा आधा ये टूट गया। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ, उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। कौन कौन सी जातियाँ थी? गहरवाल, परमार, चौहान, चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। ठीक है, कहीं गहरवाल थे, कहीं परमार थे, कहीं चौहान थे, कहीं चंदेल थे, कहीं राजपूत थे। इन सब ने अपना अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। राजपूत राजा निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अंततः शक्ति क्षीण हो गए थे और ये लोग आपस में युद्ध कर रहे थे और विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। राजपूत शासकों में परस्पर युद्ध किसी आवश्यकतावश नहीं होते थे, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए भी युद्ध होते थे। ऐसा नहीं था कि ये आपस में किसी वजह से कोई रीज़न हो आपस में लड़ने का, नहीं, ऐसे ही अपने आपस में लड़ते थे, कुछ नहीं है तो युद्ध कर लेते हैं। ऐसा सिर्फ शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए, अपने बचाव के लिए इंसान युद्ध करता है। लड़ाइयाँ क्यों करते हैं? अपने बचाव के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो स्थिति जो थी, राजनीतिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, आप इसको इतना ही कीजिएगा ताकि आप याद करने में आपको आसानी होगी। राजनीतिक परिस्थितियाँ आप इतना ही कीजिएगा। आगे इसमें राजनीतिक परिस्थितियों में आगे जहाँ हम टिक लगाएं वहाँ तक करने के बाद आप यहाँ से लिखेंगे कि राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर कहा जा सकता है कि 8वीं से 14वीं शती तक यह काल खंड युद्ध, संघर्ष, अशांति का ग्रस्त रहा है। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता मतलब उथल पुथल, गृह कलेश, आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी। विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए तो दूसरी ओर आध्यात्मिक की प्रवृत्ति के कारण, आध्यात्मिक मत मीन्स होता है धर्म, अपने धर्म के बारे में। ठीक है, कि जो जिस धर्म से बिलोंग करता है, ईश्वर की उपासना, उसको कहते हैं आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठ योग, उपदेश वृत्ति और आध्यात्मिकता की बात की गई है। तो आपका एक पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है, राजनीतिक परिस्थिति। कम टू पॉइंट नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है धार्मिक परिस्थितियाँ। अब हम ये विचार करेंगे धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, धार्मिक परिस्थिति, इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतर का अस्तित्व था। कहने का मतलब ये था धर्म एक नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे धर्म थे, विभिन्न विभिन्न धर्म थे। ठीक है, भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक और पौराणिक धर्म के साथ साथ वैदिक, एक आप समझ सकते हो कि हिंदुओं का वैदिक धर्म था। ठीक है, दूसरा बौद्ध धर्म, दूसरा कौन सा धर्म चल रहा था यहाँ पर? बौद्ध धर्म। तीसरा जैन धर्म। इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। वैदिक हिंदू चाह रहे थे कि वैदिक धर्म बने, बौद्ध अपना धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और जैन धर्म अपने में। आपस में इनमें क्लेश था, आपस में इनमें लड़ाइयाँ थी। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं हम इसको।
इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। आपको एक बार यह समझ में आ रही होगी, राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। शैव मत मतलब समझते हो आप लोग? शैव मतलब शिव भक्ति, ठीक है, शिव भक्ति। शैव मतलब शिव। शैव मत का प्रभाव अधिक था। गाहड़वाल राजा स्मार्त मतावलंबी थे। मालवा नरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे और कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी। शैव फिर आगे यानी कि शिव जी की अर्चना करते थे। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में, कहाँ की बात हो रही है? उत्तर भारत की। उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्धों एवं स्मार्तों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नए रूप में नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हो गया। कहने का मतलब है कि जब इतना जैन धर्म हम पढ़ चुके हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म और शैव, ये आपस में जब इस वर्ग के लोग, इस वर्ग के लोग, सब लोग तीनों आपस में रहेंगे तो कभी कभी क्या होता है, कोई एक वर्ग प्रोमिनेंट हो जाता है, कोई एक वर्ग जो है वो अपने आप को स्थापित कर लेता है। बट ऐसे ही शैव धर्मावलंबियों के साथ हुआ कि शैव धीरे धीरे इनके अंदर बदलाव आते के और ये किस में परिवर्तित हो गए थे? नाथ में, ठीक है, नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हो गया था। नेक्स्ट आप यहाँ से लिखेंगे इस धार्मिक पॉइंट में ही अगला स्टेंजा, ठीक है। आप यहाँ पे नया पैराग्राफ देंगे, 2 लाइन छोड़ के, ठीक है, 2 लाइन छोड़ के। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। कौन कौन सा 3 समुदाय कौन से हो गए? संप्रदाय, एक सिद्ध संप्रदाय, दूसरा नाथ संप्रदाय और तीसरा जैन संप्रदाय, ठीक है, जो हम तीनों यहाँ पढ़ रहे हैं, जैन, बौद्ध और शैव, ठीक है। शैव परिवर्तित होकर क्या बन गया? नाथ, तो नाथ हो गया। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म में भी परिवर्तन हुआ। बौद्ध धर्म जब विकृत होकर वज्रयान बन गया, अब रिप्लेस क्या हो गया? शैव तो नाथ बन गए और जो बौद्ध धर्म था वो किस में रिप्लेस हो गया? बौद्ध धर्म बन गया वज्रयान। क्या बन गया? वज्रयान शाखा में। इन वज्रयानी को ही सिद्ध कहते थे। अब बौद्ध धर्म रिप्लेस हुआ वज्रयान में और वज्रयान किस में चेंज हो गया? सिद्ध में, ठीक है, सिद्ध बन गई है। धर्म की यह विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। वे तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता को अपना प्रभाव जमा रहे थे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और लिखेंगे क्योंकि समझने के लिए बहुत अच्छा है। आप एक बार समझ बनाइएगा, आपको सारा अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। आप फिर नेक्स्ट स्टेंजा 2 लाइन छोड़ेंगे, पैराग्राफ बनाएंगे यहाँ से, ठीक है, और फिर नया 2 लाइन छोड़ के यहाँ से लिखेंगे कि विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम नाथ पढ़ेंगे। किसका उदय हो गया? यहाँ पे नाथ संप्रदाय जो थे वो यहाँ पे थोड़े से इनका ज़्यादा प्रभाव होने लगा था। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर परम सत्ता का साक्षात घट हृदय के भीतर किया जा सकता है। इनका क्या मानना था कि अपने जीवन को आप संयम रखेंगे, ठीक है, कोई छल कपट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। सदाचार, हमेशा सदाचार, लोगों से अच्छा आचार करेंगे, ठीक है, अपने अंदर गुण लेके आएंगे, मतलब इनको कहते हैं गुड हैबिट्स। इनका क्या था थॉट प्रोसेस? इनका था गुड हैबिट्स अगर आपके अंदर डेवलपमेंट होंगी तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, और ये नाथों का यही नियम था। और उसके ये जब आपके अंदर अच्छे गुण विद्यमान हो जाएंगे तो यानी आपको परम सत्ता में आपको ईश्वर प्राप्त होंगे, ठीक है। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ थे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आप लिखेंगे। इन्हें इसी का प्रचार प्रसार किया, किसका? नाथ का। नाथ पंथ के योग पर विशेष बल दिया गया, साथ ही वर्ण व्यवस्था का विरोध और बाह्य आडंबर का खंडन किया गया। किस किस का विरोध किया गया? नाथ ने किसका विरोध किया था? गोरखनाथ ने किस चीज़ का विरोध किया था? गोरखनाथ ने विरोध किया था किस चीज़ का? एक तो वर्ण व्यवस्था मतलब कि जाति पाति, ऊंच नीच, ये सब इन्होंने मना किया था, विरोध किया था इसका, और बाह्य आडंबरों का खंडन किया था।
मतलब कि बाह्य आडम्बर मतलब आप ज़्यादा आप ईश्वर में ज़्यादा लगे हुए हैं, हर टाइम पूजा करे जा रहे हो, पूजा करे जा रहे हो, ये सारी चीज़ों का इन्होंने खंडन किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, बाह्य आडम्बर मतलब दिखावा। बाह्य आडम्बर का इन्होंने खंडन किया था। ठीक है, भारत में पश्चिमी प्रदेश विशेषकर गुजरात में जैन मत का बहुत अधिक प्रचार हुआ था। ठीक है, अब हम इंडिया का मैप बना के आपको समझाना चाहेंगे कि गुजरात किधर है। ठीक है, ये मानो हमें थोड़ा रफ डायग्राम बना दे रहे हैं, ये इंडिया का मैप समझो। तो ये वाली साइड जो इंडिया की है इसको क्या बोलेंगे, गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रभाव हुआ था, जैन धर्म का। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद, धनपाल जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं में जैन रचनाओं जैन राजाओं के संरक्षण में लिखी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या, बस इतना याद करिएगा। ठीक है, स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद ये सब जैन, आपको जैन के बारे में पढ़ना होगा यहाँ पर, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बौद्ध धर्म की विकृति के प्रभाव जैन धर्म में पड़ रहा था, यह भी अपने आदर्श से दूर हट रहा था। कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना करना, जैन तक कर लीजिए, फिनिश कीजिएगा यहाँ तक। आपका ये हो जाएगा धार्मिक टॉपिक कंप्लीट। धार्मिक में थोड़ा सा यहाँ जोड़ लीजिएगा कि इन धार्मिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह कहना समीचीन है कि धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित था। कैसा था, अत्यंत दूषित था या अत्यंत उतना अच्छा नहीं था, ये लिख सकते हैं। जनता असंतोष थी, क्षोभ था, अंदर दुख था, भ्रम से ग्रस्त थी। आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन, मंडन, हठ योग, वीरता, श्रृंगारिक परक रचनाओं को देखा जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक परिस्थिति पर। ठीक है, सामाजिक परिस्थिति आपका पॉइंट 3 हो जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विश्रृंखलता आ गई थी। जनता शासन तथा धर्म दोनों से निराश होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी। मोस्टली जो जनता थी वो कैसी थी, अनपढ़ थी। कैसी थी, अनपढ़, अनपढ़ थी, जो पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थी, जो साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की दृष्टि लगाए रखती थी। इनको लगता था कि जो सन्यासी और जो श्राप और वरदान देते हैं वो ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और जप तप करने में लगे दुर्भिक्ष, महामारी, युद्ध संकटों को टालना चाहते थे। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव की कमी आ गई थी। यहाँ पर थोड़ा अपमान की भावनाएं बढ़ गई थी तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। निम्न समझी जाने वाली जातियों में अनेक सिद्ध हो जाते हैं जो वेद विरोधी थे। समाज में क्षत्रियों का प्राधान्यता था। कहने का मतलब है ना, बहुत उथल पुथल चल रही थी, कोई किसी के धर्म की वो इज्जत नहीं कर रहा था। ऐसा राजपूतों में शौर्य तो था, परंतु वे उसका उपयोग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं स्पर्श में ही संघर्ष में ही करते थे। वे वंश, गौरव, अभिमान को लेकर ग्रह कलश में उलझे रहते थे। कहने का मतलब है आपसी कलेश के चक्कर में वो कुछ नहीं करते थे। ठीक है, आगे आप यहाँ से फिर 2 लाइन यहाँ पर छोड़ेंगे, 2 लाइन स्पेस देकर उसके बाद आप ये नीचे से लिखेंगे, समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था। स्त्रियों की जो वैल्यू थी वो बहुत मूल्य कम हो गया था। पूज्य भाव नहीं रहा था, पूजी नहीं जाती थी, वे मात्र भोग्य बनकर रह गई थी। सती प्रथा इस काल का एक भयंकर कोड था। जब सती प्रथा, आपको पता ही होगा कि जब किसी का पुरुष पति अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसी में ही उसकी पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था, उसको सती प्रथा कहते हैं। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा भी थी जो प्राय युद्ध के कारण बन जाती थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ जाया करता था। और एक बहुत सामान्य बात थी, राजा और सामंत अंतर्मुखी रंगरीली में बस थे। कहने का मतलब है वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम नहीं करते थे जिससे कि देश को तरक्की मिले, देश आगे बढ़े। ठीक है, आइए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 आपका साहित्यिक परिस्थिति है, तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि साहित्य से ही हम लोग जुड़े हैं, साहित्य ही हम पढ़ रहे हैं, तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। कौन सी धाराएं थी, मानो हम अगर ऐसे विभाजन करते हैं तो 1 धारा, 2 धारा और 3 धारा। ठीक है,
कौन कौन सी धारा विभाजित हो रही थी? एक और तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी, ठीक है, कौन सा? पहले में संस्कृत साहित्य। तो दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश भाषा में प्रभुत साहित्य का सर्जन हो रहा था। सर्जन जैन कवियों के द्वारा किया जा रहा था। कौन सी भाषा में? प्राकृत में। पहला हो गया संस्कृत में, दूसरा प्राकृत की धारा, और तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी, और तीसरी थी हमारी जो पढ़ते हैं हिंदी। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत, अब हम संस्कृत साहित्य की बात करेंगे, ठीक है। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों और स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गई थी। टीका मतलब होता है उन पर आलोचना करना। किस किस पे? संस्कृत साहित्य के अंदर पुराणों पर क्या हो रही थी? पुराणों पर टीका हो रही थी, उसकी आलोचना की जा रही थी। ज्योतिष और काव्यशास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथ लिखे जा रहे थे, और पुराणों के साथ साथ क्या था? ज्योतिष भी पढ़ रहे थे और हम काव्यशास्त्र भी पढ़ रहे थे। अनेक मौलिक रचना की गई थी। 9वीं से 11वीं शती तक कन्नौज एवं कश्मीर साहित्य के केंद्र रहे हैं। अब कन्नौज और कश्मीर, ठीक है, कन्नौज और कश्मीर, अगर हम मानते हैं कि ये आपका इंडिया का मैप हो गया और ये आपका ऊपर जम्मू कश्मीर हो जाएगा और ये आपका नीचे वाला पार्ट ये यूपी हो जाएगा, तो यहाँ कन्नौज है, यहाँ पर क्या है? कन्नौज हो गया, और यहाँ पर क्या है? कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो था वो साहित्य लिखा जा रहा था। इस स्टेटमेंट का मतलब है आनंदवर्धन, मम्मट, भोज, क्षेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष जैसी प्रतिभाएं इसी युग की देन है, ठीक है। यहाँ तक लिख लेंगे। अब आगे पढ़ेंगे यहाँ से। इस काल में अपभ्रंश प्रमुखतः धर्म की भाषा बन गई थी। कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश कौन सी थी? भाषा बन गई थी, धर्म की भाषा बन गई थी। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश के नए रूप में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र जैसे जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया है वह अपनी मौलिकता और साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि का है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा लिखिएगा। वहीं देश भाषा हिंदी में, अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? हिंदी वाला, वो कंप्लीट कर लेते हैं। देश भाषा हिंदी में भी जनता की मानसिक और भावात्मक दशाओं में अभिव्यक्ति एक वर्ग कर रहा था, जिसे भाट या चारण कवि कहा जाता था, ठीक है। चारण कवि, भाट कह दो किसी कवियों को, कौन से कवि? चारण कवियों को, या चारण कवि कह दो, ठीक है, एक ही चीज़ है। चारण कवियों की सामयिक आवश्यकताओं पर बल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको दूसरे कलर से, आप जो पेन है उससे डबल लाइन अंडरलाइन कीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं कि उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण को अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता था, रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सबको दिख रहा होगा। और इसको अलग कलर से करके ब्लैक से अंडरलाइन करके लिखेंगे आप लोग, ठीक है। और फिर लिखेंगे यहाँ से निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाले एक वर्ग की आवश्यकता थी। 12, ये छोड़ दीजिए, पता नहीं क्या है, नहीं चारण है ये, नॉट 12, ठीक है। चारण इसी श्रेणी के कवि थे। जिस प्रकार यूरोप में वीर गाथाओं का विषय युद्ध और प्रेम रहा है, उसी प्रकार इन रचनाओं में भी वीर और श्रृंगार रसों की प्रधानता रही है। किसकी प्रधानता रही है? वीर रस एंड श्रृंगार रस के, ठीक है, इनकी प्रधानता रही है। हिंदी भाषा में रचित इन काव्य ग्रंथों में एक ओर तो अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, तो दूसरी ओर उनके युद्धों उन्माद व्यक्त करने वाली घटनाओं की योजना भी की गई है। तो खत्म हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक। अब आते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक परिस्थिति, ठीक है। सांस्कृतिक परिस्थिति में आप पढ़ेंगे सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म, संस्कृति, राष्ट्रव्यापी एकता का आधार थी, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति की प्रभावित होता गया। इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण और धर्मांधता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों, मंदिरों, मठों और विश्वविद्यालयों को नष्ट करने का प्रयास किया। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, आगे यहाँ से पढ़ेंगे कि हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी।
तथा अत्यंत उच्च कोटि की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिखेंगे। अल बरूनी के अनुसार हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पहुंच चुके थे। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो वे आश्चर्यचकित रह जाते थे। वे ना तो उसका वर्णन कर सकते थे और ना ही वे पैसा निर्माण कर सकते थे। किसने कहा? ये अल बरूनी, जो कि खुद एक मुस्लिम था, उसने कहा है ये, ठीक है। संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ आदिकाल में। आबू का जैन मंदिर, खजुराहो का कंदर्पेश्वर मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर उड़ीसा का मंदिर, वेलोर में कांची आदि के विभिन्न मंदिर, ठीक है। आप इसको यहाँ तक ही कीजिएगा, बस टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका पूरा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। आप इसको यहाँ तक अपनी कॉपी में नोट्स बना के रख लेंगे, ठीक है, और उसको बार बार पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। आप देख रहे हैं बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, क्योंकि पढ़ाया है इसीलिए आपको थोड़ा लंबा लगेगा। तो आप इसको पॉज ले लेकर लिखेंगे। बहुत साफ पीडीएफ है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और टॉपिक को, इस हेडिंग को आप 4 लाइन में लिखेंगे, जिससे कि आपको टॉपिक एकदम क्लियरिटी के साथ नज़र आए। ये वाला पार्ट पूरा, आदिकालीन साहित्य परिस्थितियाँ एवं प्रवृत्तियाँ, आप इसको अच्छे से लिखेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।